व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की एनिमीज आपको और किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। तो चलिए बगैर किसी टाइम को जाया किए हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें टाइली टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे और अचानक ट्रेनिंग के दौरान में उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। और उसी वक्त यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी के मेन लीड युआन जी को दिखाया जाता है, जिसके आने से तो सारी जमीन थर थर कांपने लगती है और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार के उनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी दिखाया जाता है कि युआन जी के पास एक स्पीड ऑफ लाइट की पावर थी, जिसका यूज करते हुए तो वो सभी वॉरियर्स को बारी बारी करके मारे ही जा रहा था। और ये हजारों की तादाद में मौजूद वॉरियर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और ना ही उसके रास्ते की रुकावट बन रहे थे। और वो इन सब लोगों को अपनी स्पीड ऑफ लाइट यूज करते हुए मार के गिरा के आगे बढ़े ही जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर युआन जी उन तमाम सोल्जर्स का खात्मा किए जा रहा था, उसी वक्त वो अचानक से देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे गेट्स बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही टाइली टेम्पल के दरवाजे बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर हम बहुत ज्यादा सोल्जर्स को भी देखते हैं, जो कि आगे आ जाते हैं ताकि वो युआन जी को रोक सके। लेकिन युआन जी तो यहाँ पर एक जंप करता है और अंदर कूद जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से युआन जी को देखते हैं, जो कि टाइली टेम्पल के अंदर मौजूद था। और सभी वॉरियर उसको देख के काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर ये कौन यहाँ पर आ गया है जो कि इतना पावरफुल है। युआन जी तो यहाँ पर अंदर मौजूद भी सभी वॉरियर्स के साथ फाइट किए जा रहा था और उनको रोके जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि युआन जी दरअसल इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि वो एक ही टाइम में अपनी तीन पावर्स का यूज कर रहा था, जिसमें से एक तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट टेक्निक थी, जबकि दूसरी उसकी शॉर्ट टेक्निक और तीसरी उसकी एस्केप टेक्निक थी। और इन तीनों टेक्निक्स का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स को वो इजीली मारे जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों उस पर एक शॉट टकराने ही वाली थी, और जबकि वो तो वहाँ का एक छोटा पुलिस ऑफिसर था और वो उसको भी एक झटके में दूर फेंक देता है। उसी वक्त यहाँ पर हम डेरॉन जी को देखते हैं, जो कि टाइली टेम्पल का एक प्रिंस था। और वो आगे बढ़ के युआन जी से कहने लगता है कि क्या आप जानते हैं कि टाइली टेम्पल अभी एक और स्टेप भी आगे है, उसके लिए आपको मेरे से फाइट करके आगे जाना होगा। ये बात सुन के तो युआन जी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डियान जी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के तो डियान जी भी यहाँ पर चुप रहने वाला नहीं था और वो भी उसके ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहा था। युआन जी यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक्स पावर्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन उन सारी टेक्निक्स का तो डियान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो डियान जी भी यहाँ पर अपने पैलेस को बचाने के लिए अपनी फेदर पावर्स का यूज करते हुए युआन जी के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और यहाँ पर देखते ही देखते इन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई थी, जिसमें कोई भी पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि दोनों ही मिलके बहुत जोरदार मुकाबला किए जा रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पर एक न्यू प्रिंस की एंट्री भी होती है और वो भी एकदम से युआन जी के ऊपर एक जबरदस्त सा अटैक करता है। और युआन जी तो यहाँ पर उसके अटैक को भी डॉज कर देता है और अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद यहाँ से टाइली टेम्पल से आवाज आती है कि कौन आ रहा है, और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि युआन जी के पास तो शॉर्ट पावर भी है। ये देख के तो वहाँ की प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि युआन जी को बोर्ड के ऊपर बहुत ही शानो शौकत के साथ टाइली टेम्पल में लेके जाया जा रहा था, क्योंकि उसने अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावट्स को बहुत इजीली खत्म कर लिया था। जैसे ही वो टाइली टेम्पल में एंटर होता है तो यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और टाइली टेम्पल के लोग बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पर हमें टाइली टेम्पल के एक लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को भी दिखाया जाता है। उसी वक्त यहाँ पर हमें एक एल्डर मास्टर को भी दिखाया जाता है, जिसने उन सभी लोगों को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा किया हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो जो मीटिंग हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट किस्म की मीटिंग थी और उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें बताई जा रही थी। वो एल्डर मास्टर सबसे बातें कर ही रहा था। उसी वक्त वो लॉर्ड ऑफ फूजी को देखता है तो उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम युआन जी की पावर्स को देख के काफी इम्प्रेस हुए हो। तो लॉर्ड ऑफ फूजी उसे कहने लगता है क्योंकि युआन जी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वॉरियर है और इसीलिए वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। उनकी बातें सुन के तो यहाँ पर जोरॉन भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने देखा है कि टाइली टेम्पल के गेट्स को आज तक कभी नहीं कोई तोड़ पाया, लेकिन मैंने युआन जी को देखा है कि उसने इन गेट्स को एक ही झटके में तोड़ डाला है। तो उसकी बात सुन के तो एल्डर मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता। उसी वक्त यहाँ पर एक शोर पड़ जाता है कि युआन जी आ रहे हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम युआन जी को देखते हैं, जो कि एक शिप में बैठा हुआ बड़ी शान से वहाँ पर आ जाता है।
जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो एल्डर मास्टर उसको देख के कहने लगते हैं कि तुम्हें याद है कि हमारे दरमियान में क्या डील हुई थी। हमारी डील के मुताबिक अगर आपको किसी ने 3 चालों में शिकस्त दे दी तो उसके बाद फिर आप अपना कॉइन हमें दे देंगे। ये सुन के तो युआनजी भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी डील बिल्कुल याद थी। उसके बाद फिर वो वहाँ से एक स्टिक तोड़ता है और उन्हें कहने लगता है कि ठीक है, इस मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। उसकी बात सुन के तो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर मास्टर साथ में वॉरियर्स भी उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं और एल्डर मास्टर उसे कहने लगते हैं कि मैं अभी जवान हूँ इसलिए मैं तुम्हें इजीली मार दूंगा। युआनजी यहाँ पर जैसे ही उनकी बात सुनता है तो मजाक मजाक में उनके साथ फाइट शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें हरा देता है। यहाँ पर उनके हारने की सबसे बड़ी निशानी तो इस बात की थी क्योंकि युआनजी ने जो स्टिक तोड़ी थी उसके ऊपर कुछ पत्ते थे जो कि जाके उनके माथे के ऊपर चिपक जाते हैं। ये देख के तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो युआनजी उनसे कहने लगता है कि मैंने सुना है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेयर बॉक्सेस हैं और जो कि काफी ज्यादा एनर्जीज से भरे हुए हैं। तो लॉर्ड ऑफ फूजी उसको देख के उसे कहने लगते हैं कि मैं आपकी इन पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए ये वाइन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर युआनजी भी उस वाइन को पीना स्टार्ट करता है और कहता है इसका जायका तो वाकई ही लाजवाब है। और उसी वक्त उसके सामने काफी पेपर्स पड़े हुए थे जिनको वो गौर से देखे जा रहा था और उसके बाद लॉर्ड ऑफ फूजी उसको आगे लेके चलते हैं और सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताने लगते हैं। उसी वक्त युआनजी वहाँ पर एक शॉट देखता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन लॉर्ड ऑफ फूजी उसको बताने लगते हैं कि ये शॉर्ट का इंटीरियर इतना अच्छा है लेकिन एक्सटीरियर से ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसीलिए आपको इसको चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको तेजधारी तलवार चाहिए होती है। ये बात सुन के तो युआनजी काफी नाराज होता है और आगे चला जाता है। उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फूजी के पास एक लड़की आती है जो कि उन्हें कहने लगती है कि आपने युआनजी को नाराज क्यों किया। यहाँ पर युआनजी आगे आता है और अपने एक्स को पानी में देखता है और सोच रहा था कि मैंने अपना होम टाउन मून ब्रोकन सिटी को छोड़ दिया है और साथ में वो ये भी बोल रहा था कि मैं चंगान जाना चाहता हूँ ताकि मैं एक बहुत ही अच्छा सा वॉरियर और शॉर्टमैन बन सकूं और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट भी अपने लिए चाहिए। और उसके बाद वो ये भी बोल रहा था कि इसके अलावा मैं एक पोएम भी लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा सा पोएट बनना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें युआनजी की 2 ख्वाहिशात का पता चलता है जो कि शॉर्टमैन पावर बनना था और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट बनना था। उसके बाद युआनजी यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को बताने लगता है कि अब मुझे वाइन का कोई खास मजा नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्टमैन भी खत्म हो चुके हैं और अच्छे पोइट भी, और इसीलिए वाइन का मजा भी नहीं रहा। उसी वक्त यहाँ पर लॉर्ड फ्यूजी को देखते हैं जो कि उसे कहने लगता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वाइन लाया हूँ जो कि जेट पॉट गोल्ड से बना हुआ है। ये बात सुन के तो युआनजी भी कहने लगता है कि मैंने इतनी अच्छी वाइन आज तक नहीं पी और ना ही इतना अच्छा पोर्ट देखा है। और उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे गोल्डन सोर्ड भी दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इस शॉर्टमैन की पावर को चेक करना चाहेंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक डांस शो शुरू हो जाता है जिसमें एक छोटी बच्ची आगे आके डांस करना शुरू कर देती है। तो युआनजी लॉर्ड ऑफ फ्यूजी से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। तो वो कहने लगते हैं कि ये एक पुअर लड़की है जो कि डांस करके अपनी रोजी रोटी कमाती है। और उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फ्यूजी और युआनजी उस शॉट को यूज करने के लिए फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उनकी पावर्स को चेक कर सकें। वो दोनों फाइटिंग करते करते हवा में भी चले जाते हैं और फाइटिंग कर रहे थे जबकि दूसरी तरफ वो लड़की डांस किए जा रही थी। लॉर्ड ऑफ फ्यूजी तो यहाँ पर युआनजी के साथ ठीक से फाइट कर रहे थे और साथ में वो अपनी बर्ड पावर का यूज करते हुए भी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अचानक ही यहाँ पर युआनजी उस छोटी लड़की की तरफ देखता है जो कि डांस करते करते नीचे गिरने लगती है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ के उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। उस लड़की का नाम लुआनजी था और यहाँ पर लॉर्ड फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि आपकी वजह से मेरे काफी ज्यादा मूव्स मिस हो गए हैं। तो युआनजी कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर युआनजी आगे बढ़ के काफी ज्यादा बड़े माउंटेन्स को एक ही झटके में काट डालता है। उसके बाद युआनजी फिर से उस लड़की के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की बताने लगती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरी आई में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। युआनजी उसे ये कहकर रिलैक्स करता है कि ये तो एक मामूली सा इन्फेक्शन है और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड फ्यूजी भी उसे बताने लगते हैं कि युआनजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने इस लड़की की आई इन्फेक्शन के लिए इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा इंतजाम कर रखे हैं, इसीलिए आप इसके लिए परेशान ना हो। और उसके साथ ही वो उसे एक बहुत ही अच्छी सी वाइन भी पीने के लिए देते हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग लॉर्ड ऑफ फ्यूजी और युआन के पास आ जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि हमें भी इस तरह की वाइन पीनी है और साथ में हम भी पोएम राइटिंग करना सीखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआनजी अटेरी टेम्पल में मौजूद था और वहाँ पर खड़े हुए वॉरियर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर हम एक लेडी वॉरियर को भी देखते हैं जो कि आगे आके फाइट करना शुरू कर देती है। तो युआनजी तो अपने एस्केप पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वो लेडी वॉरियर रुकने वाली नहीं थी और उस पर अटैक किए जा रही थी। तो युआनजी यहाँ पर उसको उसी के रिंग में कैद कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे फिर से आवाज लगाती है कि इतने दिनों से तुम हमें नजर नहीं आया है, तुम हमें बता सकते हो कि तुम कहाँ पर थे। तो युआनजी यहाँ पर चलता हुआ रुक जाता है और काफी इमोशनल अंदाज में उसे बताने लगता है कि दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक लेटर मौसूल हुआ था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था
मैं जिन ट्रेयर बॉक्स को हासिल करना चाहता हूँ, जो कि रियल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये बात करके तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन जी बड़े ही मजे से खड़े होकर वाइन पी रहा था और कोई आदमी आके उसे एक लेटर पकड़ाता है। उस वक्त तो वो उस लेटर को नहीं पढ़ता और अपने पास रख लेता है। दरअसल ये लेटर उसको उसकी मामा ने लिखा था। उसी वक्त यहाँ पर हमें उसकी मामा भी नजर आती हैं, जो कि पैलेस में बैठे हुए लेटर राइटिंग कर रही थी और उसकी माँ उसे ये भी कह रही थी कि काफी अरसे से तुम अपनी सिटी में वापस नहीं आए हो, इसीलिए यहाँ पर फेस्टिवल होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। तो युआन जी बगैर कुछ सोचे समझे घोड़े पर सवार हो जाता है और मून ब्रोकन सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसके रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आती हैं और उसे रात दिन सफर करना पड़ता है, जिसमें उसे डेजर्ट्स में से भी गुजरना पड़ता है। इतना मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार तो वो मून ब्रोकन सिटी में पहुंच ही जाता है और जैसे ही युआन जी अपनी सिटी में आता है तो यहाँ पर एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हुए थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। उसी वक्त यहाँ पर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि युआन जी को अपना अंकल बुला रही थी और उसी वक्त वो घर जाके अपनी मामा को भी बताता है और साथ में युआन जी की माँ को भी बताता है और सारे ही वहाँ पर उसे देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और युआन जी भी अपनी फैमिली को मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर हम युआन जी को उसकी माँ के पास खड़ा हुआ देखते हैं और उसकी माँ उसे एक ट्री दिखाती है और उसे कहने लगती है कि ये वाइन ट्री मैंने उस वक्त लगाया था जब तुम सिटी छोड़ के गए थे और देखो अब ये कितना बड़ा हो गया है। फिर उसकी मदर युआन जी को घर के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर उससे कुछ नाराज ही नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर युआन जी अपनी मदर को बताने लगता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया है। तो अपनी माँ को अपने दोस्त का दिया हुआ वो पॉट निकाल के दिखाता है कि ये देखिए मेरे दोस्त ने मुझे ये वाइन पॉट दिया है। तो उसके फादर उसे बहुत ही गुस्से से डांटने लगते हैं कि तुम वहाँ पर एक पोट लेने के लिए गए थे। और यहाँ पर उसके फादर उसे ये भी कह रहे थे कि तुम क्या कहते हो कि चिंगान सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो हमारी मून ब्रोकन सिटी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तुम वहाँ पर क्या पैसे कमाने गए थे, क्या हमारी सिटी में पैसों की कोई कमी है। तो उसकी मदर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि आप इस तरह से उसको ना डांटें, क्योंकि वो चिंगान सिटी में खूबसूरती देखने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ एक शॉट ढूंढने के लिए गया था, जो कि उसका बचपन से ड्रीम है। ये कहकर उसके फादर उसे एक वाइन पेश करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये हमारी मून ब्रोकन सिटी की सबसे जबरदस्त वाइन है। लेकिन यहाँ पर युआन तो उस वाइन को इग्नोर कर देता है और अपने फ्रेंड की दी हुई वाइन पिए जा रहा था। उसी वक्त वो जैसे ही बाहर आता है तो एक छोटा बच्चा अपने बाप से कहने लगता है कि ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। तो उसका बाप उसे कहने लगता है कि ये फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है, जबकि युआन इस बात को जानता था कि फ्लावर फेस्टिवल तो ऑलरेडी एक दिन पहले खत्म हो गया था, तो ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। उसी वक्त वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फायरवर्क्स भी दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वाइन पॉट उसके हाथ से एकदम नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो वाइन पॉट को पकड़ने लगता है तो वो उससे पकड़ा नहीं जा रहा था। वाइन पॉट तो क्या, वो किसी भी चीज को टच नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर तो वो हवाओं में ही उड़ा जा रहा था और साथ में ही अपनी इमेजिनेशंस में खोया हुआ था और हर चीज उसे इमेजिनेशन में ही नजर आ रही थी। और साथ में वो फ्लैशबैक में ये भी सोच रहा था कि आखिर हमारी सिटी को हो क्या गया है। ये तो एक बहुत ही बिजनेस वाली सिटी थी और यहाँ पर लोगों के पास अब कोई बिजनेस नहीं रहा। जैसे ही वो फ्लैशबैक में नीचे गिरता है तो दोस्तों असल में तो युआन जी अभी भी टैलेंट टेंपल में उन लड़कियों के पास खड़ा हुआ उन्हें अपनी स्टोरी बताए जा रहा था कि लेटर में उसकी माँ ने उसे ये लिखा था और साथ में वो अपनी ब्रोकन मून सिटी के बारे में ये भी बताता है कि उसकी सिटी तो अब मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर युआन जी भागे ही जाता है ताकि वो अपनी सिटी में अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। भागते भागते उसे अपने यहाँ पर अपनी सिटी का फ्लैग नजर आता है, जिसका मतलब तो ये था कि उसका फ्लैग अब नीचे गिर चुका है और उसकी सिटी को अब शिकस्त हासिल हो चुकी है। जबकि दोस्तों रियल में तो युआन अभी भी टैली टेंपल में खड़ा था और वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सभी के सभी वॉरियर्स उससे डरते डरते पीछे हुए जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। पर हम युआन जी को देखते हैं कि वो स्टिल अपने ब्रोकन मून सिटी का बदला लेने के लिए उन वॉरियर्स के साथ लड़े ही जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर हमें युआन जी के छोटे कजन्स को भी दिखाया जाता है, जिन्हें टैनी टेंपल के लोगों ने किडनैप कर लिया था। तो जैसे ही युआन अपने कजन को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर ब्रोकन मून सिटी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। उसका कजन भी उसके पास आ जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है और उसे बताने लगता है कि जिस दिन फ्लावर फेस्टिवल था उस दिन वो वहाँ पर कॉर्नर पे बैठा था ताकि वो युआन को वेलकम कह सके। मैं तो एक जगह पे कॉर्नर पे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर लाइटनिंग होने लग पड़ी थी और साथ में बहुत ही तूफान लाइक लग रहा था। जैसे ही मैं वापस भागा तो मैंने वहाँ पर देखा था कि हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देख के तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँ। वो युआन जी को ये भी बताने लगता है कि वहाँ पर मैंने ये भी देखा था कि हर एक चीज कांच की तरह हवा में उड़ रही थी। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ भागा तो वहाँ पर अंकल और आंटी हर कोई डिस्ट्रॉय हो चुका था।
छोटे बच्चे की सारी बातें सुन के तो युआन जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद से ये सोचने लगता है कि अगर मैं उस सिटी में थोड़े दिन पहले पहुंच जाता तो मैं अपनी सिटी को बचा सकता था। उसी वक्त यहाँ पर युआन जी को दरवाजे की दूसरी तरफ शेंजन पैलेस अटैनी टेम्पल की एक प्रिंसेस दिखाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी अब मेरे कब्जे में है, इसलिए वो सिटी भी अब हमारी कंट्री के साथ शामिल हो चुकी हुई है। उसकी बात सुन के तो युआन जी को और भी गुस्सा आने लगता है और वो उस पर एकदम से स्लैश अटैक करता है। तो उसके अटैक से तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम से उसके सामने आ जाती है और उसे कहने लगती है कि युआन जी, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो अपनी बातों का इल्जाम दूसरों पर भी मत लगाया करो। ये कहकर वो युआन जी को छोड़ देते हैं और युआन जी को वहाँ से जाने देते हैं। जैसे ही वो वहाँ से वापस आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहा था। युआन जी अपना सर झुकाए हुए बस वहाँ से चलता ही जा रहा था और वो यही सोच रहा था कि काश उस लेटर को मैं उसी वक्त पढ़ लेता जिस वक्त वो लेटर मेरी मदर ने मुझे भेजा था। और वो अपने आप के बारे में ये भी कह रहा था कि मैं चीजों को हमेशा इतना लेट करता हूँ, इसी वजह से तो मेरी सारी सिटी तबाह बर्बाद होके रह गई है, काश मैं ऐसा ना करता। ये सारी बातें सोचते सोचते वो शेंगवान पैलेस में अकेला ही बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा अपसेट था और साथ में वो अपने फेवरेट पॉट के साथ वाइन भी पी रहा था। उसी वक्त यहाँ पर उसके पास वो लड़की आ जाती है और वो उसे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या आपका काम मेरी हिफाजत करना है? तो वो लड़की भी युआन जी से कहने लगती है कि हाँ, मैं आपकी केयर के लिए ही यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरा काम आपकी रखवाली करना भी है और अपनी सिटी की रखवाली करना भी है। युआन जी उसकी बात का उसे कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से चुप करके ही चला जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। तो वो लड़की उसे पीछे से आवाज लगाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए वक्त पर पहुंच जाते तो क्या तुम ब्रोकन मून सिटी को बचा लेते? उसकी बात सुन के तो युआन जी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर थोड़ी ही देर बाद शांत हो जाता है क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अगर मैं टाइम पर पहुंच जाता तो मैं उन्हें जरूर बचा लेता। युआन जी तो बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो बार बार अपनी माजी की यादों में खो रहा था। उसी वक्त तो दोबारा फिर से वो लेटर निकालता है और उसे गौर से देखने लगता है और युआन जी फौरन से उस लेटर को थोड़ा रोशनी में करके देखता है। उसी वक्त उसे इस बात का पता चलता है कि इसके ऊपर जो सील थी वो तो ऑलरेडी टूट चुकी है और साथ में युआन जी ये भी ऑब्जर्व करता है कि इसके ऊपर तो जो मिट्टी लगी हुई है वो द ब्रोकन मून सिटी की नहीं है। इसीलिए वो काफी परेशान होता है और फौरन से अपने दोस्त के पास आता है और फौरन से वो लेटर द लॉर्ड फ्यूजी को देता है और उन्हें कहता है कि मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि ये सब क्या मामला है। उसी वक्त वो दोनों उस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही डांसिंग गर्ल दिखाई जाती है जो कि एक मास्टर के पास बैठी हुई थी और उसकी आंखें तकरीबन मुकम्मल तौर पर ठीक हो ही चुकी थी। ये देख के तो वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसी वक्त यहाँ पर उस लड़की के पास याओ रॉन्जी आ जाती है और उसे देख के भी वो काफी खुश हो रही थी। जबकि नेक्स्ट सीन में हमें फिर से द लॉर्ड ऑफ फ्यूजी दिखाए जाते हैं जो कि युआन जी के साथ इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और युआन जी भी उनसे यही कह रहा था कि आखिर हमें इस बात के बारे में सर्च करना होगा कि ये लेटर आया कहाँ से है। वो दोनों इस बात के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो दोनों तो ना दिन देखते हैं ना रात, बस इस बारे में मुसलसल सर्च किए ही जा रहे थे कि आखिर ये लेटर आया कहाँ से है और इसको सबसे पहले खोला किसने था। नेक्स्ट सीन में हम युआन जी को देखते हैं जो कि अपनी वाइन पी रहा था और साथ में वो हमें एक फेस्टिवल में दिखाया गया था जो कि एक एनुअल फेस्टिवल था। एनुअल फेस्टिवल में तो बच्चे बूढ़े सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उस लैटिन फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। तो युआन जी भी यहाँ पर हमें नजर आता है जो कि हर जगह पर मारा मारा फिर रहा था ताकि बस वो इस बात को इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर उस लेटर को खोला किसने था। लैटिन फेस्टिवल में तो हर एक लैटन हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी और ये मंजर तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा पेश कर रहा था। लेकिन युआन जी तो यहाँ पर हर एक बात से बेखबर बस परेशान ही खड़ा हुआ था। उसी वक्त उसका दोस्त था लॉर्ड फ्यूजी एकदम उसके पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे तसल्ली देने लगते हैं। तो लॉर्ड फ्यूजी उसे ये भी कहने लगता है कि प्लीज तुम परेशान ना हो और तुम हिम्मत रखो। उसी वक्त वो उसे ये भी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी को डीमंस ने डिस्ट्रॉय किया है। ये बात सुन के वो उसको एक लैटन भी देता है कि इसको हवा में उड़ाते हैं। लेकिन युआन जी तो एकदम साइड पे चला जाता है और कहता है कि मुझे इस दुनिया में कोई भी चीज अब अच्छी नहीं लग रही। मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ और साथ में मैं बदले की आग में जल भी रहा हूँ। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना होगा। तो उसी वक्त लॉर्ड फ्यूजी उसके साथ उस लैटन को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन युआन जी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होकर दरख्त के पास बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं अपनी सॉर्ट पावर को भी बहुत इंक्रीज करना चाहता हूँ ताकि मैं उन डिबन्स का मुकाबला कर सकूं जिन्होंने मेरी ब्रोकन मून सिटी का खात्मा किया था। और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाएगा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना तो मुझे हवा में उड़ने वाली ये लैटन्स अच्छी लग रही हैं और ना ही मुझे यहाँ की वाइन अच्छी लग रही है। तो उसी वक्त लॉर्ड फ्यूजी उसके पास आ जाते हैं और उसे दिलासा देते हुए बस उससे यही कहे जा रहे थे कि इन सब बातों को भूलकर अब हमें आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि युजुआन जी अगर आप सिर्फ अपसेट ही बैठे रहेंगे तो आप आगे अपने डीमंस का मुकाबला किस तरह से कर सकेंगे, इसीलिए आपको थोड़ा हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। तो युआन जी उसे ये कहने लगता है कि उन्होंने मेरी ब्रोकन मून सिटी को भी खत्म कर दिया और साथ में मेरे पेरेंट्स को भी मार डाला, और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं थोड़ा कूल काम रहूं। ये कहकर तो वो अपने हाथ में पड़ा हुआ मून पॉट को भी एकदम पानी में फेंक देता है और उसे कहने लगता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और ना ही आइंदा के बाद मैं इस वाइन को पीऊंगा। लॉर्ड फ्यूजी ये देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और जल्दी से जाके उस जैकपॉट को दोबारा फिर से पकड़ लाते हैं और उसे पकड़ाने लगते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम्हें हौसला करना होगा। उनको बातें करता हुआ तो जो रॉन जी भी देख रही थी और वो फौरन से उनके पास आ जाती है और उन्हें कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक रूम में हो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को दरियाफ्त करने के लिए तुम्हें अटायली टेम्पल में से कुछ सीक्रेट्स को ढूंढना पड़ेगा। इस सीक्रेट को जानने के लिए तो तुम्हें अटायली टेम्पल में धीरान जी के पास जाना पड़ेगा, जो कि सीक्रेट रियलम में रहते हैं। उस सारी जगह का कंट्रोल तो धीरान जी के पास है, जो कि टाइनी टेम्पल के एक बहुत ही बड़े से पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए ये सारी बातें तो तुम्हें उनसे ही पता चल सकती हैं। ये बात मुकम्मल करके वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो युआन जी तो वहाँ पर नहीं था, बल्कि वो उड़ के उसी जगह के लिए निकल चुका हुआ था। उसी वक्त हमें आसमान के ऊपर थंडर लाइटनिंग भी दिखाई जाती है और बहुत ही तेज तूफान और बारिश भी आने लगता है, लेकिन युआन जी यहाँ पर किसी भी लाइटनिंग और बारिश की परवाह किए हुए फौरन से टाइनी टेम्पल में आ जाता है। और नेक्स्ट सीन हमें फिर से टाइनी टेम्पल का दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन जी वहाँ पर बैठे हुए कुछ पेपर लिख रहे थे और वो जैसे ही टेम्पल में आता है तो एक झटके के साथ दरवाजा खोल के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से युआन जी से कहने लगता है कि मेरे माँ बाप के बारे में मुझे बताओ कि वो कहाँ पर हैं। युआन जी उसको इस तरह का बिहेव करते हुए देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी नहीं जहाँ पर तुम मुंह उठाकर कभी भी आ सकते हो, ये हमारी टियानी टेम्पल है, एटानी टेम्पल। मेरी इजाजत के बगैर तो यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहकर वो अपने सारे पेपर्स उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसको देख के युआन जी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी पेपर्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब होता देख तो युआन जी को भी डबल गुस्सा आने लगता है और वो आगे आकर उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। और यहाँ युआन जी भी गुस्से में फुल भरा हुआ था, इसीलिए वो भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। युआन जी को देखते हैं जो कि वहाँ पर पैलेस में खड़ा हुआ युआन जी के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, जो कि उन्हें ये कह रहा था कि बताओ मेरी ब्रोकन मून सिटी को किसने तबाह बर्बाद किया है, और साथ में वो उससे अपने पेरेंट्स के बारे में भी पूछ रहा था। उसकी बात सुन के तो युआन जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो धीरान जी उसे कहने लगते हैं कि तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप को और द ब्रोकन मून सिटी को किसी अनजाने डीमंस ने तबाह बर्बाद किया है। इसके बावजूद भी मैं काफी देर से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, जो कि तुम हमारे साथ इस तरह से आके बात कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बात यहाँ पर अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि बेशक ही तुम अटाइनी टेम्पल के अंदर दाखिल हो चुके हो, लेकिन अब यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। उसके बाद यहाँ पर वो दोनों बुरे तरह से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो दोनों ही हार मानने वाले नहीं थे और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने स्लैश अटैक्स किए जा रहे थे। यहाँ पर युआन जी के अटैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे, जबकि ली बाई भी यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं था और वो भी अपने स्लैश शॉट्स का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहा था। और धीरान जी तो यहाँ पर युआन के सारे अटैक्स को बहुत ही इजीली डाउच किए जा रहा था। उसी वक्त अचानक से हम धीरान जी को देखते हैं, जो कि अचानक से ही कहीं पे छुप जाता है। ये देख के तो युआन थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो इस बात के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार था कि बेशक वो यहाँ से छुप गया है, लेकिन अब वो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही बुरा अटैक करने वाला है। ये देख के तो वो अपनी ट्रिपल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसीलिए जैसे ही धीरान जी उसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर युआन भी अपना स्प्लैश अटैक करके उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त सी फाइट होता देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे और ये दोनों ही यहाँ पर रुकने वाले नहीं नजर आ रहे थे। इसीलिए उन दोनों के पावरफुल अटैक्स की वजह से तो टाइनी टेम्पल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होता नजर आ रहा था और एक दूसरे के इतने पावरफुल अटैक की वजह से ये दोनों भी काफी घायल होते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों आराम से नहीं रह रहे थे और मुसलसल ही फाइट किए जा रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर हमें गेट के दूसरी तरफ तमाम वॉरियर्स को खड़े हुए दिखाया जाता है, जो कि अंदर नहीं जा रहे थे बल्कि अपने एरोस के साथ बाहर ही खड़े हुए थे। उसी वक्त यहाँ पर हम शेंगवान को देखते हैं, जो कि तमाम वॉरियर्स को पीछे करते हुए गेट का दरवाजा खोलती हैं और अंदर आ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों शेंगवान को अंदर देखते हैं तो वो दोनों एकदम से रुक के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और शेंगवान अंदर आते ही एक लेटर पढ़ के उन्हें सुनाने लगती है, जो कि क्वीन की तरफ से आया था। वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि धीरान जी, जो कि टाइनी टेम्पल का मिनिस्टर है, वो अब युआन जी को कुछ नहीं कहेगा।
और युआनजी भी अब यहाँ के लोगों के लिए और मुश्किलात क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरी तरफ डिरानजी के लिए ये भी मैसेज था कि उसको अब युआनजी की मदद करना होगी ताकि वो अपने सारे मसलों को हल कर सके। डिरानजी तो यहाँ पे प्रिंस के ऑर्डर को एग्री करता है और उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि डिरानजी के साथ वहाँ पर सीक्रेट ट्रायलम ऑफ प्रिविलेज में आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो डिरानजी उन लोगों को बताने लगता है कि ये हमारे प्रिविलेज का हजारों साल पुराना डैरम है और इस रेलम में रहते हुए उसने इस बात को भी एनालाइज किया कि द ब्रोकन मून सिटी को किस तरह से डीमंस ने हलाक किया था। और डिरानजी उन्हें ये भी बताने लगता है कि ये सब चीजें एनालाइज करते हुए तो मैंने ये बात भी देखी थी कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमंस हैं जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। तो युजवान फौरन से एक्साइटेड होके कहने लगता है कि अगर ये बात है तो हमें इस टेक्निक को ब्रास्ट करने का फौरन से तरीका ढूंढना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों की जानों को बचा सकें। तो डिरानजी उसकी बात सुन के उसे कहने लगता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बात का पता चला है जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि द ब्रोकन मून सिटी के लोग अभी मरे नहीं और वो किसी जगह पर हाइड कर दिए गए हैं। तो युआनजी उसकी बात सुन के कहने लगता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सभी लोग अभी बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस पर मौजूद हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। उसके बाद डिरानजी थोड़ा सा आगे जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा सकता, इसीलिए वो कुछ सीक्रेट डोर्स को ओपन करना शुरू करते हैं। जैसे ही डिरानजी उन सीक्रेट डोर्स को ओपन करते हैं तो सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा से पोर्टल खुल जाते हैं जिसको देख के वो कुछ लोकेशंस के बारे में बताने लगते हैं और उन्हें हर एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ जहाँ पर डीमंस ने अटैक किया था। और डिरानजी उसे ये भी बताने लगते हैं कि द ब्रोकन मून सिटी के ऊपर जो अटैक हुआ था अब तक का वो सबसे बड़ा अटैक था, इसीलिए यहाँ पर मैं इस बात के नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इतना बड़ा अटैक करना तो कोई आम सी बात नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी सीक्रेट टेक्निक से हुआ है। तो डिरानजी उसे ये भी कहने लगता है लेकिन अगर हम सीक्रेट पेपिलियम की बात करें तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिनका यूज करते हुए हम किसी भी सिटी को इजीली गायब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं और अभी तक हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे। उसी वक्त यहाँ पर युआनजी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि उस जगह तक मैं जा चुका हूँ। फिर उसे अचानक ही अपने फ्लैशबैक में लुयन क्लेन के बारे में पता चलता है। उसी वक्त यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अटेली टेम्पल के मेन पुलिस ऑफिस के साथ और भी काफी ज्यादा वॉरियर्स को भेज दिया जाता है अलुयन क्लेन के बारे में पता करने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो अलुयन क्लेन के लोगों को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ उनके उतारे हुए कपड़े ही मिलते हैं और इसके अलावा तो उन्हें कोई भी चीज नहीं मिलती। उसी वक्त वो पुलिस ऑफिसर फौरन से डिरानजी के पास एक मैसेज भेज देते हैं जिसमें अलुयन क्लेन के लोगों के बारे में बताते हैं कि वो वहाँ से लापता हो गए हैं। डिरानजी इस बात के बारे में युजवान को बताते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अलुयन क्लेन के लोगों का अगला निशाना चिंगान सिटी हो। तो युजवान भी उन्हें कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब उनका अगला निशाना चिंगान पैलेस है, क्योंकि अगर उन्होंने चिंगान पैलेस पर ही निशाना करना होता तो वो इस बात को डायरेक्ट ही करते, अलग अलग सिटीज पे निशाना करने की क्या जरूरत थी। तो डिरानजी उन्हें कहने लगते हैं कि अब हमें क्राइम लोकेशन के बारे में थोड़ा सा और गौर कर लेना चाहिए जो कि होती है जियान मेन जिनटिन माउंटेन, जो कि बीच ब्लॉसम बाइडी चियान के साथ था और उसके बाद जाके उनका नेक्स्ट टारगेट बनने वाला था चेंगान सिटी। ये सब सुनने के बाद तो उन दोनों को थोड़ा सा पता लगने ही लग पड़ा था कि आखिर में यहाँ मामला क्या चल रहा है। उसी वक्त यहाँ पर हमें वो सारे लफ्ज एक ब्लॉक की सूरत में बनते हुए हवा में नजर आते हैं और साथ ही वो एक पोएम में लिखे जाने शुरू हो गए थे और वो पोएम एकदम से दीवार पे चिपक जाती है। तो यहाँ पर युजवान आगे आता है और वो कहने लगता है कि बीच ब्लॉसम तो हजारों मीटर गहरा है। इसके साथ ही युजवान को ये बात भी याद आती है कि जो भी क्राइम लोकेशंस हैं और जहाँ जहाँ पर भी अभी तक अटैक्स हो चुके हैं उन सारी जगहों के बारे में तो युजवान अपनी पोएम्स के अंदर जिक्र कर चुका है। ये बात कहने के बाद तो युजवान एकदम से कहने लगता है लेकिन इस पोएम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी ब्रोकन मून सिटी के बारे में कभी भी कोई पोएम नहीं लिखी। तो डिरानजी उसे कहने लगते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुमने अभी तक कोई पोएट्री लिखी नहीं, लेकिन तुम लिखने की तैयारी तो कर ही रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर शेंगवान भी आगे बढ़ के उसे कहने लगती है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये किंग लियान की पोएट्री की कलेक्शन है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि इस पोएट्री के बारे में तो वो 2 साल पहले जिक्र कर चुके थे, ये सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। तो डिरानजी और युजवान उसे कहने लगते हैं कि इस पोएम के बारे में हमें और डिटेल से बताओ। तो शेंगवान आगे बढ़ के उन्हें पोएम के बारे में डिटेल से बताने लगती है, जिसको सुनते ही वो तीनों इस बात तक पहुंच चुके थे। ये सुन के तो वो सभी लोग कहने लगते हैं कि इसका मतलब कि अब डीमंस का नेक्स्ट अटैक शेंगान सिटी होने वाला है। ये सोचते हुए फौरन से वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को लुयन को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते सिटी के
दरमियान में पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों यही वो लड़की है जो डीमन सीक्रेट टेक्निक को यूज करना जानती है और इस टेक्निक को यूज करते हुए तो वो इस सिटी को तबाह बर्बाद करने के लिए एक अटैक करने ही वाली थी। जैसे ही उन तीनों को इस बात का आइडिया होता है कि अब चेंगन सिटी भी बर्बाद होने वाली है, वो तीनों वहाँ से फौरन से भागते हैं। वो तीनों फौरन से अपने घोड़ों के ऊपर सवार होते हैं और साथ ही तमाम वॉरियर्स भी उनके पीछे अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और सभी एक टीम बना के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो चेंगन सिटी का विजिट कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें सिटी में हर जगह पिन ड्रॉप साइलेंस ही नजर आ रही थी। उसी वक्त अचानक उन्हें एक पिजन दिखाई देता है जो कि उड़ता हुआ आता है, लेकिन वो एकदम से फ्रोजन होकर टूट जाता है और साथ में ही एक आदमी भी भागा हुआ आता है और उसके ऊपर भी एक ग्रीन कलर की स्मोक इफेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रोजन होना स्टार्ट होता है और फिर देखते ही देखते वो एक बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब ये देख के तो वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अटैनी टेम्पल की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो टेम्पल की हदूद में पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो हर एक चीज फ्रोजन हो चुकी थी। उसी वक्त यहाँ पर हमें आसमान पर एक बटरफ्लाई फेरी जैसी एक चीज को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रही थी और वो ग्रीन कलर की स्मोक को निकाल रही थी। अब उस ग्रीन कलर की स्मोक की वजह से तो हर एक चीज फ्रोजन में तब्दील हो रही थी, बेशक वो कोई इंसान हो या कोई दरख्त हो। दूसरी तरफ हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन अपनी बालकनी में जाती है, लेकिन जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ पर हर एक चीज उन्हें फ्रोजन नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ हम लीबाई को देखते हैं जो कि बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उन ग्रीन वेव्स के साथ बच सकें। चेंगन सिटी के सभी लोग उन ग्रीन वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। हर एक जगह पर बस रोना धोना मचा हुआ था और कुछ लोग तो क्रिस्टल्स में तब्दील होते जा रहे थे। ये देख के तो यहाँ पर छोटा प्रिंस भी पीछे नहीं रहता और वो अपनी रोलिंग शॉट के साथ उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके पर टूटते तो हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसके बाद लीबाई आगे बढ़ता है और हर एक चीज के साथ अटैक करता हुआ उड़ता हुआ एकदम से जाके उसके पर के ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। उस अटैक की वजह से तो उस फेरी के कुछ पर टूटना शुरू हो जाते हैं जो कि क्रिस्टल्स की तरह नीचे बिखर रहे थे। जैसे ही वो पर आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं तो बीच में से एक लड़की निकलना शुरू होती है। लीबाई यहाँ पर जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो तो बिल्कुल शॉक ही रह चुका था, क्योंकि वो और कोई नहीं वो लुयन थी जो कि एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी डांसिंग गर्ल थी और जिसकी आंखें भी खराब थीं और जिसके बारे में तो डीरान जी ने बताया था कि एक बहुत ही पुअर सी लड़की है जो कि डेजर्ट्स में से आई है और डांसिंग के जरिए अपना पेट पालती है। उसी वक्त जैसे ही लीबाई उसको देखता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन लीबाई को उसको देखते ही काफी गुस्सा आने लगता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। अब ये सोचते हुए तो वो उसके क्रिस्टल के ऊपर और भी जोर जोर से अपने स्वॉर्ड के साथ वार करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो वार कर रहा था तो उसका क्रिस्टल टूटता जा रहा था, लेकिन क्रिस्टल के अंदर मौजूद वो लुयन बुरी तरह से हर्ट हो रही थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहा था बल्कि बुरी तरह से अपनी स्वॉर्ड को चलाए जा रहा था। अचानक ही उसके जोरदार वार की वजह से वो क्रिस्टल टूट जाता है और टूट के टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखते ही लुयन नीचे गिर जाती है और लीबाई फौरन से उसके पास आके बैठ जाता है। तो लुयन उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली की वजह से कर रही हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल करने वाला कोई और ही है। ये बात सुन के तो लीबाई काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उसे कहता है कि कौन है वो। तो लूशन उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके बाद देखते ही देखते उसकी सोल बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज में तब्दील हो जाती है और वो आसमान की तरफ उड़ जाती है, जबकि लीबाई तो उसे रोकता ही रह जाता है। उसी वक्त एक प्यारी सी बटरफ्लाई आके उसके हाथ पे बैठ जाती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो तमाम लोग जो क्रिस्टल में तब्दील हो चुके थे अब उनकी सोल्स भी आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो जाती हैं और हर जगह पर बस तबाही और बर्बादी नजर आ रही थी। लीबाई जैसे जैसे आगे जा रहा था तो उसे इमेजिनेशंस में डीरान जी नजर आ रहे थे और साथ में उसे डीरान जी भी नजर आ रहे थे जो कि उसे ये कह रहे थे कि ये लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी है। उसी वक्त वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे इमेजिनेशंस में लुयन भी नजर आती है जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था तो उसे इमेजिनेशन में वो सब लोग नजर आ रहे थे। उसी वक्त लीबाई को वो सभी बातें याद आने लगती हैं, वो सभी लोग जो कि उसके पास में हो चुके हैं और अपनी ब्रोकन मून सिटी के बारे में भी उसे याद आने लगता है। तो लीबाई खुद से कहने लगता है कि मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने अपने ब्रोकन मून सिटी के बारे में एक पोएम लिखी थी। उसी वक्त वो उस पोएम के वर्ड्स के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर उसने ये कहा था कि बारिश में लैंप नहीं उड़ सकते, हवा जो कि उड़ते हुए लैंप्स का कलर और ज्यादा ब्राइट कर देती है और अगर तुम उड़ना शुरू करो तो तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुँच सकते हो और तुम चांद और सितारों को भी छू सकते हो। तो लीबाई यहाँ पर इमेजिनेशन में खो जाता है और उसे याद आता है कि मैंने एक पोएम लिखी थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते
से और अभी उस पोएम को मैं मुकम्मल नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं किसी के भी ट्रैप में नहीं आने वाला और अब इन सारी बातों का मुझे खुद ही दरियाफ्त करना होगा। फिर से लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसकी इमेजिनेशंस में आते हैं और फिर से हवा में उसे लैटन्स उड़ती हुई नजर आती हैं और फिर से उसे याद आता है कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ने उससे कहा था कि क्या तुम जानते हो कि तुम बाकी सब लोगों से अलग क्यों हो, और जब तुम छोटे ही थे तो तब से ही तुम में ये टैलेंट है कि तुम पोएम्स लिख सकते हो और अपनी हर एक बात को पोएम्स के जरिए बयान कर सकते हो और इसी के साथ ही तुम अपनी डेस्टिनी पे भी पहुंच जाओगे। लीबाई तो यहाँ पर चलता जा रहा था और एकदम सिटी के टॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे फिर से बहुत ज्यादा ग्रीन फेरीज उड़ती हुई नजर आती हैं और उन ग्रीन बटरफ्लाइज की वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन कलर की एनर्जीज भी फ्लो हो रही थी, जिसने पूरी सिटी को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ था। उसके बाद सामने हमें टाइनी टावर भी नजर आ रहा था जिसके ऊपर ग्रीन बटरफ्लाइज उड़ रही थी। उसी वक्त दोबारा फिर से उसे उसी पोएम की आवाज आने लगती है जो कि उसको लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ने सुनाई थी और साथ ही साथ उस ग्रीन टावर के ऊपर एक ग्रीन कलर का बॉल भी था, जिस बॉल के अंदर से हमें लॉर्ड ऑफ फ्यूजी नजर आते हैं जो कि लीबाई के सामने उस वाली पोएम को बोल रहे थे और उसी वक्त वो एक लॉकेट निकाल के दिखाते हैं जिसमें ग्रीन कलर की बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है कि हर एक बात के पीछे तो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी का हाथ था, जो कि उसके दोस्त बने हुए उससे सभी राज उगलवाए जा रहे थे। उसी वक्त हमें चाउस टावर के ऊपर से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होती नजर आती है जो कि सीधा आसमान की तरफ जाती है। अब ये देखते हुए तो नीचे खड़े हुए सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर शेंगवन लीबाई के पास आती है और उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इन एनर्जीज को रोकना हमारे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, इसीलिए मैं पैलेस जाना चाहती हूँ। तो लीबाई उसे कहने लगता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। तो वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे किसी को एक पोएम सुनानी है। एक एक कर तो लीबाई फौरन से उड़ना शुरू कर देता है और सभी खतरात का मुकाबला करता हुआ उड़ते उड़ाते हुए एकदम से वो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के सामने जा खड़ा होता है। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे देखते हुए बड़े स्टाइल से कहने लगते हैं कि फाइनली लीबाई तुम यहाँ पर आ ही गए हो, देखो ये सिटी कितनी प्यारी लग रही है। चेंगान सिटी में तो अब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उसकी बात सुन के तो लीबाई फौरन से अपनी सॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब यहाँ पर तो उसकी सॉर्ड के वो बिल्कुल पास से गुजर जाता है और उसे कहने लगता है कि लीबाई इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो लीबाई उसे कहने लगता है कि तुमने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है और बहुत ज्यादा मासूम लोगों की जानें ले रहे हो, ये सब कुछ फौरन से पहले स्टॉप करो। लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगता है कि कहाँ पर है बर्बादी? मुझे तो यहाँ पर कोई बर्बादी नहीं नजर आ रही, और अगर ये सब लोग बर्बाद होंगे तभी तो मैं खूबसूरत सी सिटी बना सकूंगा ना। तो लीबाई उसे कहने लगता है कि क्या मासूम लोगों की जान लेकर तुम एक खूबसूरत सिटी बना सकते हो? ये कहकर लीबाई उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी पीछे नहीं हटते और अपनी सॉर्ड लेकर उड़ते हुए उसके सामने आ जाते हैं। और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कह रहे थे कि एक खूबसूरत सी दुनिया बनाने के लिए तो इन सब लोगों का खात्मा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसकी बात सुन के तो लीबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपनी सॉर्ड के साथ उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी अपने आप को ग्रीन कलर के एक बॉल में प्रोटेक्ट कर लेते हैं और उस बॉल में खड़े होकर भी वो उसे यही कहे जा रहे थे कि तुम एक बहुत ही अच्छी पोएम्स लिख सकते हो और क्या ही हो अगर हम इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें। उसके बाद फिर हम अपना एक नया जहान बनाएंगे जिसमें बस खूबसूरती ही खूबसूरती होगी और हर जगह पर बस तुम अपनी पोएम्स लिख सकोगे और वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा बड़ा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम लीबाई को देखते हैं जो कि अपने सॉर्ड के साथ उसके बॉल के ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहा था। उसी वक्त उसके एक जोरदार अटैक की वजह से वो बॉल बुरी तरह से टूट जाता है और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी नीचे गिर जाते हैं। लीबाई यहाँ पर अपनी तलवार ताने हुए लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर खड़ा था। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को मेरा दिया हुआ तोहफा इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ये कहकर वो अपनी ग्रीन बटरफ्लाई की पावर को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से वो सॉर्ड जो कि उसके ऊपर तनी हुई थी एकदम से क्रिस्टल में तब्दील होना शुरू हो जाती है और लीबाई भी क्रिस्टल में तब्दील होना शुरू हो जाता है। लीबाई तो ये देखते बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और एकदम से ही लीबाई गिरना शुरू कर देता है और गिरते गिरते वो द ब्रोकन मून सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे हर एक चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा टेम्पल भी नजर आता है। अब ये सब चीजें देख के तो लीबाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था और आगे चलना शुरू कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर लोगों की भीड़ में उसे लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी नजर आते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और अपनी डेविलिश आइज के साथ उसको घूरना शुरू कर देते हैं। ताकि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ने लीबाई को द ब्रोकन मून सिटी में भेज दिया था, जहाँ पर वो अपने लोगों को बिल्कुल ठीक से देख सकता था। उसी वक्त यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी आ जाते हैं और पूरी सिटी को उसके सामने ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन लीबाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और दोबारा फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है।
लीबाई बहुत ही गहराई में नीचे गिरता ही जा रहा था। उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसके सामने आ जाते हैं, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे। जैसे ही लॉर्ड ऑफ फ्यूजी लीबाई के सामने आते हैं तो उसे कहने लगते हैं कि मैं ही वो शख्स हूँ जो अपने आप को किसी भी जगह पर लेके जा सकता हूँ और तुम्हें भी मैं किसी एंशिएंट सिटी की सैर करवा सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए एक मामूली बात है। तो लीबाई को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आने लगता है और उसे कहने लगता है कि मेरे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि मैंने उन सब लोगों को बहुत ही स्पेशल जगह पर रखा हुआ है, लेकिन तुम कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। और साथ ही वो अपने दोनों हाथों में 2 लैंड्स को उठा लेता है, एक तो चेंगान सिटी और दूसरी द ब्रोकन मून सिटी को। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी से कहने लगते हैं कि ये देखो, इन दोनों सिटीज को बर्बाद करके मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी एक दुनिया बना लूंगा। तो लीबाई उसे कहने लगता है कम से कम मेरे होते हुए तो ये काम तुम नहीं कर सकोगे। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों सिटीज उसके हाथ से गिर के बर्बाद हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन हमें क्वीन का दिखाया जाता है कि वो अपने पैलेस में खड़ी हुई थी। उसी वक्त उसके पास शैंगवान भी मौजूद थी। तो प्रिंसेस उसे कहने लगती है कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जा चुके हैं और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी एक बहुत ही एक्सोटिक ट्रेयर की वेव्स को क्रिएट किए जा रहे हैं, जिनको तोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और क्वीन यहाँ पर ये भी कह रही थी कि मुझे लॉर्ड ऑफ फ्यूजी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जो कि अपना ही एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ फ्यूजी इस बात को तो नहीं जानता कि वो हमारे शहरों को बाहर से तो बर्बाद कर सकता है, लेकिन अंदर से ये उसी तरह से मजबूत रहेंगे। तो शैंगवान आगे बढ़ के क्वीन से कहने लगती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ हमें लीबाई ही बचा सकता है। ये कहकर क्वीन अपने हाथ में एक बॉल सा बनाती है, जिसको देखते ही वहाँ पर एक बहुत ही मैजिकल सील क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्वीन शैंगवान से कहने लगती है कि डीरान जी को मेरा एक पैगाम दे के आओ। चेंगान सिटी के सभी लोगों को जितना जल्दी हो सकता है इस सील के अंदर लेके आओ और मैं इस सारी सिटी को सील करने जा रही हूँ ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। ये कहते हुए उस मैजिकल स्पेल के साथ 2 डोर्स बना देती हैं, जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट रह सकेंगे। उसी वक्त वो सारा मैजिकल स्पेल पूरी सिटी में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर देखते ही देखते बहुत बड़े बड़े से गेट निकलना शुरू हो जाते हैं और वो उस सिटी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम डीरान जी को देखते हैं और उसके साथ में ही बाकी सभी सिटी के लोगों को कि वो उन्हें ये कह रहे थे कि जल्दी से भाग के किसी प्रोटेक्टिव जगह पर पहुंच जाएं। तो क्वीन यहाँ पर शैंगवान से ये भी कह रही थी कि इस सारे स्पेल को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है, क्योंकि एक क्वीन का यही फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। इसी तरफ हम लीबाई को देखते हैं, जो कि एक सिटी में आके गिरता है और वहाँ पर सभी लोग स्टिल खड़े हुए थे। उसी वक्त वहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि लीबाई तुम्हारे पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए मैंने उन्हें एक सेफ जगह पर भेज दिया है। यहाँ तक कि मेरे होम टाउन के लोग भी, वो भी स्पेल से बच नहीं पाए और इन सब लोगों को मारने के बाद मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया बनाऊंगा, इसमें गलत बात क्या है। तो लीबाई गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहने लगता है कि मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते जाते हैं और उसे फिर से एक स्पेल में गिरा देते हैं और वहाँ पर उसे दोबारा फिर से बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया दिखाते हैं। और वो उसे साथ में ये भी कहे जा रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ झगड़ा ही करते रहोगे तो तुम इस खूबसूरती को कैसे समझ पाओगे जो दुनिया मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर अटैक करने लगता था, वो उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देते थे। कभी चेंगान सिटी, कभी द ब्रोकन मून सिटी, और हर जगह पर एक अलग ही नजारा था। इसीलिए लीबाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसके साथ फाइटिंग किस तरह से करे। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसके सामने फिर से आ जाते हैं और बहुत ज्यादा फायरवर्क्स भी दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इन सिटीज की खूबसूरती को देखना चाहिए। रियल जिंदगी तो बस फैंटेसी वर्ल्ड में है, इसके अलावा असल की दुनिया में तो कुछ नहीं रखा। उसी वक्त लीबाई फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे फिर से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं और अब की बार वो उसे एक फायर वर्ल्ड में ले आते हैं, जहाँ पर हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एग्री नहीं करोगे तो तुम्हें आग की इस दुनिया में जलना पड़ेगा। उसी वक्त उसको सामने अपने पेरेंट्स नजर आते हैं। जैसे ही वो भाग के उनकी तरफ जाने लगता है तो कुछ फायर वॉरियर्स उसके सामने आ जाते हैं, जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसी वक्त दोबारा फिर से उसे इल्यूजन में गिराते हुए किसी पानी वाली जगह पर ले आते हैं। उसके बाद लीबाई दोबारा फिर से कोशिश करता है कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर अटैक करे, लेकिन लॉर्ड ऑफ फ्यूजी अपने इर्द गिर्द एक स्पेल बना लेते हैं और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से नहीं सुधरोगे। ये कहकर वो उसके ऊपर उल्टा अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कांच के टुकड़ों में गिरने लगता है। अब लीबाई तो यहाँ पर गिरता ही चला जा रहा था और साथ में कांच टूटते ही चले जा रहे थे। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो यहाँ पर फिर से वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और साथ में फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे।
उसी वक्त ली बाई के सामने फिर से अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर सामने उसे अपने पेरेंट्स नजर आते हैं, लेकिन वो उनके पास जा नहीं पाता। कि दूसरी तरफ हमें फिर से चेंगान सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मैजिकल बाउंड्रीज की वजह से सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर डी रांची भी भागे जा रहा था और भागते भागते फौरन से उस मैजिकल स्पेल के अंदर आ जाते हैं और उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर ही लिया था। कि दूसरी तरफ हम लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को देखते हैं, जो कि ये देख रहे थे कि यहाँ पर क्वीन ने एक मैजिकल स्पेल क्रिएट कर रखा है। तो वो खुद से कहने लगता है कि ये तो एक बहुत ही जबरदस्त सा मैजिकल स्पेल है, लेकिन अगर लोग इसी तरह से मैजिकल स्पेल क्रिएट करते रहे तो मैं अपनी खूबसूरती की दुनिया किस तरह से क्रिएट करूंगा। उसी वक्त यहाँ पर हर जगह पे छोटी छोटी सिटीज नजर आने लगती हैं, जो कि पत्थर के टुकड़ों के ऊपर मौजूद थी। सीन में हम फिर से ली बाई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ब्रोकन मून सिटी में पहुंच गया था। जैसे ही सामने उसे अपना घर नजर आता है तो अपने घर के अंदर एंटर हो जाता है। ली बाई यहाँ पर देखता है कि उसके फादर उसकी मदर से कह रहे थे कि तुम हर वक्त कामों में मसरूफ रहती हो। तो उसकी मदर कह रही थी कि मुझे ली बाई का बहुत शिद्दत से इंतजार है, पता नहीं वो कब आएगा। तो उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम उसे इतना ज्यादा मिस कर रही हो तो उसे कॉल कर लो ताकि वो तुम्हें मिलने के लिए आ जाए। तो उसकी माँ उसे बहुत ही इमोशनल होकर वो लेटर दिखाती है और उसे कहने लगती है कि जैसे ही ये लेटर ली बाई तक पहुंचेगा वो मुझे फौरन से मिलने के लिए आ जाएगा, लेकिन अगर वो मुझे मिलने के लिए नहीं भी आता तो लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो किसी बहुत ही अच्छी जगह पर होगा। ली बाई यहाँ पर चुप करके खड़ा हुआ था और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो अपनी माँ को हक करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से गुजर जाता है। उसके बाद वो नीचे जमीन पे बैठ के रोना शुरू कर देता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि मैं दोबारा कभी आपको देख नहीं पाऊंगा और मैं आपका बिल्कुल भी अच्छा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके लेटर पर फौरन से नहीं आया। ऐसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो हर चीज दोबारा फिर से तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और दोबारा फिर से वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। उसके सामने उसकी माँ का एक ट्रेयर बॉक्स भी था जिसमें उसकी लिखी हुई बहुत ज्यादा पोएम्स थी, लेकिन वो उन सब पेपर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था और वो बस यही याद कर रहा था कि ये सब कुछ मेरे बचपन की यादें हैं। उसके बाद वो फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है, जहाँ पर वो अपने माँ बाप के साथ गुजारे हुए सारे लम्हात को याद कर रहा था, लेकिन दोबारा फिर से उसके सामने बस कुछ नहीं था, बस अंधेरा ही अंधेरा था और वो अकेला गिरे ही जा रहा था। उसी वक्त सामने उसे एक लेटर नजर आता है। जैसे ही वो उस लेटर को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लेटर जलना शुरू कर देता है और उसी वक्त उसे याद आता है कि वो बचपन में छोटा हुआ करता था। उसी वक्त यहाँ पर ली बाई देखता है कि वो अपने बाप के शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी माँ उसे प्यार से चेरीज खिला रही थी और ली बाई हवा में उड़ते हुए लेटन्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और साथ में अपनी फेवरेट पोएट्री बोल रहा था। उसी वक्त दोबारा फिर से वो खुद को देखता है कि वो तो उसी वाली जगह पर मौजूद था और उसके सामने बहुत ही ज्यादा स्टार्स थे। ली बाई को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हर जगह पर तो बस अकेला ही खड़ा हुआ था और उसे अपने माँ बाप की आवाजें आ रही थी, बचपन में गुजारा हुआ सारा वक्त। और उसी वक्त उसके सामने बहुत ज्यादा सोल्स आने लग पड़ती हैं, जो कि बहुत ज्यादा लोगों की थी। जैसे ही वो उन सोल्स को देखता है तो सामने खड़े हुए उसे अपने माँ बाप नजर आते हैं। उसके फादर उसे देख के उसका हाथ पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ नहीं पाते और फिर से वो एक स्पेल में गिरना शुरू हो जाता है और उसके माँ बाप उससे दूर चले जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम ली बाई को देखते हैं, जो कि नीचे गिरता हुआ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके पास गोल्डन स्वॉर्ड मैन की पावर आ जाती है। और ली बाई यहाँ पर देखने में भी बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब नजारा तो देखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसी वक्त ली बाई के हाथ में एक बड़ी सी गोल्डन सोट आ जाती है, जिसकी मदद से तो वो अपने चारों तरफ एक बड़ा सा गोल्डन स्पेल क्रिएट कर लेता है। तो ली बाई यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता हुआ कहने लगता है कि अब और ज्यादा कोई भी मुश्किल वक्त नहीं आएगा। दूसरी तरफ हमें फिर से टैनी टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं, जो कि पैलेस में स्टिल अभी तक अपनी एनर्जी को फ्लो किए जा रही थी। इतनी ज्यादा एनर्जी को अपने आप में से फ्लो करने की वजह से तो क्वीन यहाँ पर काफी निढाल लग रही थी। उसी वक्त यहाँ पर जीशाओ आके उसको स्टॉप करती है और क्वीन यहाँ पर उसकी तरफ मुड़ के उसे थैंक यू कहने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुम इस मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़ी हो। ये कहकर क्वीन अपने हाथ से दोबारा फिर से एनर्जीज को निकालना शुरू कर देती है ताकि उसकी सील जो उसने क्रिएट की थी वो स्ट्रॉन्ग रह सके। उसी वक्त यहाँ पर आसमान से आवाज आने लगती है कि दुनिया की अच्छाई और दुनिया की खूबसूरती बस अच्छे कामों में है। उसी वक्त वहाँ पर एक शॉर्ट से कट लग जाता है। ये देखते हुए तो क्वीन भी थोड़ी सी हैरान रह गई थी और साथ में लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी, वो भी ये सब देखते रहते हैं और फौरन से कहने लगते हैं कि ली बाई। उसी वक्त यहाँ पर ली बाई आ जाता है और वो उड़ते हुए अपनी शॉर्ट के साथ उसके बनाए हुए सारे लोयन को काटने लगता है। अब ये देखता हुआ तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी यहाँ पर गुस्से से बढ़ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मेरे बनाए हुए फैंटेसी वर्ल्ड को तुम तबाह बर्बाद नहीं कर
कर सकते हो। अब ये कहते कहते तो वो अपने आप को साइज में और भी 2 गुना बड़ा कर लेता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त सामने से लीबाई आ रहा था और साथ में लीबाई अपनी पोएम को भी बोले जा रहा था, जिसमें वो उसे ये कह रहा था कि जिंदगी और मौत की खूबसूरती तो बस अच्छे कामों में है। फैंटेसी वर्ल्ड जो तुम क्रिएट करना चाहते हो वो फैंटेसी नहीं बल्कि वो एक स्कैरी वर्ल्ड है और उस वर्ल्ड के लिए कोई भी नहीं जा सकता। उसी वक्त यहाँ पर हमें डीरांजी को भी दिखाया जाता है, जबकि अपने छोटे सिपाही के साथ खड़े हुए थे। वो भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई तो यहाँ पर आसमानों में जारी थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी। और लीबाई यहाँ पर अपनी गोल्डन सोर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा शानो शौकत से आसमान में उड़े जा रहा था और साथ में उसे कह रहा था कि मुझे बुराई का खात्मा करना ही होगा और तुम्हारी खूबसूरत दुनिया बस एक दिखावे की दुनिया है जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ये बात सुन के तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उससे पहले वो एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा पकड़ता है जिसके ऊपर एक टावर बना हुआ था। उस टावर को बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ लीबाई की तरफ फेंकता है, लेकिन लीबाई तो अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत ही इजीली उस टावर को रोक लेता है। और साथ ही साथ उसे ये भी कहे जा रहा था कि आसमान और जमीन में बनी हुई तमाम चीजें, ये पत्थर और दरिया और साथ में ये बड़े बड़े पहाड़, तुम इन सब चीजों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लॉर्ड ऑफ फ्यूजी यहाँ पर अब गुस्से से भर चुका था, इसीलिए वो लीबाई की तरफ अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और लीबाई भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम इंसानों की फीलिंग्स के साथ इसी तरह से खेलोगे तो तुम क्या सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छाई की जाए। लीबाई यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है, जहाँ पर वो अपने माँ बाप को खड़ा हुआ देखता है। उसी वक्त उसकी माँ उसके पास आती है। जैसे ही उसकी माँ उसे छूती है तो उसके हाथ में गोल्डन कलर का बॉल आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉल था। जबकि यहाँ पर लीबाई अपनी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ लॉर्ड ऑफ फ्यूजी की स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को दरमियान में से काटना शुरू कर देता है। लीबाई लॉर्ड ऑफ फ्यूजी की स्वॉर्ड को दरमियान में से काटते काटते उस तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के पास पहुंचती है तो वो एकदम से एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां अब की दफा लॉर्ड ऑफ फ्यूजी पानी के ऊपर बैठे हुए थे और लीबाई उसके सामने खड़ा था। और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी अपने दोनों हाथ जोड़ के उसके सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आफ्टर ऑल तुम जीत गए, मैं हार गया, मैं गलती पर था और तुम बिल्कुल ठीक हो। लीबाई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर वार कर देता है। जैसे ही लीबाई लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर वार करता है तो दूसरी तरफ यहाँ पर उसका बनाया हुआ सारा स्पेल एकदम ही खत्म हो जाता है और वो सभी लोग जो मैजिकल स्पेल की वजह से क्रिस्टल में तब्दील हो चुके थे वो सब लोग भी रिलीज हो जाते हैं और चेंगान के सभी लोग दोबारा फिर से अपनी असली हालत में आ जाते हैं और सभी घरों के ऊपर से भी वो स्पेल खत्म हो जाता है। ये देख के तो डीरांजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चेंगान सिटी के बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए आसमान के ऊपर गोल्डन कलर की बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम क्वीन को भी देखते हैं, जो कि स्टिल अभी तक शेंगवान के साथ खड़ी थी। वो दोनों भी आसमान की तरफ ही देखते जा रही थी और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम लीबाई को देखते हैं, जो कि अब अपनी असली हालत में आ चुका था और आसमान से नीचे गिरे जा रहा था। और उसी वक्त हमने एक बटरफ्लाई को भी देखा जो कि उसके पास उड़ रही थी। उसके बाद दोबारा फिर से चेंगान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, नॉर्मल तरीके से चल फिर रहे थे। दूसरी तरफ हमें लीबाई को दिखाया जाता है, जो कि शहर के कोने में मजे से लेटा हुआ था और उसी वक्त यहाँ पर उसे एक नई आवाज आती है, जो कि उसे ये कह रही थी कि तुमने एक बहुत ही जबरदस्ती बैटल को लड़ लिया है और अब यहाँ पर बारी है कि तुम एक जश्न मनाओ और उसमें तुम अपनी फेवरेट वाइन को पियो। तो लीबाई यहाँ पर हंसते हुए करवट बदलता है और उसे कहने लगता है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ हमें डेजर्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई सोट रेत में दबी हुई दिखाई जाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का एडवेंचर तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारी आज की एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचर से भरी हुई थी, इसीलिए जल्दी से अपना प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारी आज की एपिसोड आपको कैसी लगी।